नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजपाल यादव केस 5 करोड़ के डिक्री विवाद में हाई कोर्ट में जमानत सुनवाई सोमवार तक स्थगित। 7 चेक बाउंस पर जुर्माना और जेल की सजा चुनौती के बीच नई बेल अर्जी दाखिल। कानपुर वीआईपी रोड पर लैम्बोर्गिनी एक्सीडेंट, तेज रफ्तार कार से 4 घायल। शिवम मिश्रा को 20-20 हजार के बॉन्ड पर जमानत, पुलिस की रिमांड मांग खारिज। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में जमानत, लेकिन नए केसों के चलते फिलहाल जेल से बाहर नहीं। दानापुर नीट छात्रा मौत मामला सीबीआई को सौंपा गया। उप मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पारदर्शी जांच और कड़ी कार्रवाई का दिया आश्वासन। महाशिवरात्रि मेले के दूसरे दिन हजारों श्रद्धालु जुटे। दिगंबर साधु कांटेदार आसन पर कठोर तपस्या करते हुए बने मुख्य आकर्षण। राजपाल यादव की जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। सुनवाई के बाद उनके वकील भास्कर उपाध्याय ने कहा कि विपक्ष ने जमानत अर्जी का दबाव दाखिल नहीं किया था, जबकि बचाव पक्ष चाहता है कि मामले की सुनवाई मेरिट के आधार पर हो। उन्होंने बताया कि 2012 के एग्रीमेंट से जुड़े 5 करोड़ रुपए की कंसेंट डिक्री के अनुपालन न होने पर 3 महीने की सजा सुनाई गई थी और वे 50 लाख रुपए का चेक लेकर अदालत पहुंचे थे। वहीं शिकायतकर्ता पक्ष के वकील अवनीत सिंह सिक्का ने कहा कि राजपाल यादव ने सजा के आदेश को चुनौती दी है। उनके अनुसार 1.5 करोड़ रुपए के 7 चेक बाउंस होने पर मामले में 3 महीने की जेल और 1.35 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने और आदेश को चुनौती देने पर हाईकोर्ट ने सजा सस्पेंड करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि मेडिएशन और आंशिक भुगतान 75 लाख रुपए के बावजूद शेष रकम अदा नहीं की गई। अदालत ने 2 फरवरी को सरेंडर का आदेश दिया था, जिसके बाद देरी से सरेंडर किया गया। अब भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए नई जमानत अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। राजपाल यादव जी ने अपनी सेंटेंस ऑर्डर को चैलेंज किया है। उन्होंने 7 चेक दिए थे 1.5 करोड़ के। हर चेक में उनको 3 महीने की सजा, साथ में 1 करोड़ 35 लाख रुपए का जुर्माना लगा। उस जुर्माने को उन्होंने पे नहीं किया और उस ऑर्डर को, रिवीजन कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में चैलेंज करने के पहले दिन पे ही कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि उनके केस में मेरिट नहीं है और उस दिन उनकी एप्लीकेशन जो लगी थी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, वो अलाउ नहीं हो रही थी। उसी वक्त उन्होंने पासा फेंका और बोला कि हम सेटल करने को तैयार है। ये बात है 2024 की। 2024 में उन्होंने सेटलमेंट करने का वादा किया। उसके बाद मीडिएशन में रेफर कराया। मीडिएशन में रेफर कराने के बावजूद उन्होंने पैसा नहीं दिया। इसके बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम की कोर्ट में रिपीटेडली अंडरटेकिंग्स दी कि मैं पैसा दूंगा, मैं पैसा दूंगा। इस दौरान 75 लाख रुपए जमा भी कराए, लेकिन अल्टीमेटली जब 2 तारीख को उन्होंने पैसा जमा नहीं कराया तो कोर्ट ने 2 दिन का टाइम दिया उनको सरेंडर करने का। 4 तारीख को भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया और एक और एप्लीकेशन मूव कर दी कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, 1 हफ्ते का सरेंडर करने का, क्योंकि मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया। जब 4 तारीख को फिर उनका डिनाई कर दिया तो 5 तारीख को उन्होंने मर्सी प्ली खड़ी की कि मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कोर्ट से, दिस इज माई मर्सी, कि मुझे टाइम दे दीजिए, मैं पैसा जोड़ पाऊंगा और मैं कोर्ट को जमा करा दूंगा। उसके बाद राजपाल यादव साहब ने सरेंडर कर दिया, अपने वकील साहब बदल लिए और अब उन्होंने फ्रेश बेल एप्लीकेशन लगाई है, ये कह के कि उनकी भतीजी की शादी है और उनको कुछ समय दिया जाए ताकि वो अपनी भतीजी की शादी अटेंड कर ले। आज की एप्लीकेशन के दौरान कोर्ट ने उनसे जब आर्ग्यूमेंट करने को कहा तो वकील साहब ने थोड़ा टाइम समय मांगा और सोमवार के लिए इसको एडजर्न कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आपका मेरिट पे कोई केस हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि प्रीडिसेसर बेंच ने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर दिया है ऑर्डर में कि मेरिट्स पे कोई केस नहीं है। अगर आप पैसा देने को तैयार है तो आपका केस हम सुन लेंगे। तो उन्होंने आज ओरली अंडरटेकिंग तो दी थी कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए हमने अंडरटेकिंग दी है, हम उसको एज सिक्योरिटी जमा कर देंगे। ये बात ऑर्डर शीट में नहीं आई है, क्योंकि आज ऑर्डर शीट में सिर्फ इतना ही आएगा कि उन्होंने एडजर्नमेंट सीख किया एड्रेस करने के लिए। सोमवार को उनकी बेल एप्लीकेशन पे सुना जाएगा और दोनों तथ्यों को देखा जाएगा कि या तो वो पैसे जमा कराएंगे या सिर्फ भतीजी की शादी का जो उन्होंने ग्राउंड लिया है उस ग्राउंड पे उनको इंटरिम बेल या इंटरिम सस्पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। बेसिकली आज हमने इसमें एडजर्नमेंट सॉर्ट किया था, क्योंकि जो हमारी बेल एप्लीकेशन फाइल हुई है उसका रिप्लाई ऑपोजिट पार्टी ने किया नहीं था। तो हमने जनाब को ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट करी है इसके अंदर
कि भी फर्दर हम राजपाल भाई साहब से अंदर जाके मिलेंगे भी और मिलके उनकी भी इंस्ट्रक्शन लेंगे, क्योंकि कोर्ट एडमेंट थी कि उनके जो पुराने अंडरटेकिंग्स हो या जो पुराना जो कुछ भी हुआ है कोर्ट में अब तक, उसमें उनको जो पेमेंट्स देनी है उसके बारे में उनका क्या कहना है, बिकॉज वी वांट दैट आवर केस मस्ट बी हर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स। ये मेरिट्स पे बात हो और मेरिट्स के ऊपर ही हमने ये बेल एप्लीकेशन भी फाइल की है, तो इसका मंडे को रिप्लाई आएगा, देखते हैं मंडे को क्या रिप्लाई करते हैं। हमने फिलहाल बेल के लिए ही फिलहाल एडजमेंट सॉर्ट की थी और बाकी सारा केस अब मंडे को ही इसके अंदर हम बता पाएंगे, तो एक बार रिप्लाई आ जाए। ये कुछ आइडिया नहीं है कितने लोगों ने पैसे भेजे हैं या किन किन लोगों ने जो कहा है? ये आइडिया अभी हमारे पास नहीं है, जब होगी हम आप लोग को बता देंगे। तो पैसे आ रहे हैं, यानी कि लोगों की हेल्प आ रही है? अब उससे तो डिनाई किया नहीं जा रहा, अगर लोग मदद कर रहे हैं तो मदद तो आ रही है, उससे तो डिनाई नहीं किया है हमने। बट थिंग इज कि क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, कौन कितने पैसे दे रहा है, इन सब चीज़ों हमें देखो बेसिकली हमारा क्या उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि कम से कम सच सामने आए और हम उसी के लिए दोबारा ये जनाब जो ऑनरेबल कोर्ट को हमने रिक्वेस्ट करी है कि हम मंडे को उनका रिप्लाई आ जाने देते हैं बेल पे, क्योंकि आज उन्होंने रिप्लाई फाइल नहीं किया था, एडवांस कॉपी हमने कल ही सर। शिवम मिश्रा को कानपुर लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट मामले में जमानत मिल गई है। अदालत ने उन्हें 20,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड और 20,000 रुपए के अंडरटेकिंग पर रिहा करने के आदेश दिया है। साथ ही पुलिस की रिमांड की मांग खारिज कर दी है। बचाव पक्ष के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने दावा किया कि यह एक मामूली दुर्घटना थी जो कार की तकनीकी खराबी के कारण हुई और एक घायल व्यक्ति से समझौता भी हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने सरकार और नेताओं के दबाव में आकर गलत तरीके से गिरफ्तारी की, जबकि 7 साल से कम सजा वाले मामले में गिरफ्तारी के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। वकील के अनुसार शिवम को कोई नोटिस नहीं दी गई और उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। यह मामला तब सामने आया जब कानपुर के ग्वालटोली क्षेत्र स्थित वीआईपी रोड पर तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार ने ऑटो और बुलेट सवार को टक्कर मार दी, जिससे 4 लोग मौके पर ही घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर ही अफरा तफरी मच गई और आरोपी शिवम मिश्रा पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगा, जबकि बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। आदेशों का अवहेलना है और बीएनएसएस के प्राविधानों का उल्लंघन है। अभी कुछ ही दिन पूर्व बरेली में एक दरोगा जी को जेल भेज दिया गया। मैंने ये माननीय न्यायालय से कहा कि साहब इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ना तो इन्होंने गिरफ्तारी का कारण स्पष्ट बताया। गिरफ्तारी 7 साल से कम की सजा के अपराधों में की गई, वो भी गलत है। अरनेश कुमार और सत्येंद्र अंटिल स्पष्ट कह रहा है। इसी के साथ में ये कार्रवाई जो पुलिस की थी, साहब माननीय न्यायालय इसको भांप गई थी। माननीय न्यायालय ने कई प्रश्न पूछे, आईओ नहीं बता सका, सरकारी वकील भी अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। तो माननीय न्यायालय ने अपने पूरे विवेक का इस्तेमाल करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन और बीएनएसएस के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए ये आदेश पारित किया है, रिमांड रिफ्यूज किया है। इससे उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होगा। ये माना जाए कि शिवम मिश्रा की रिहाई हो जाएगी? बिल्कुल अभी हो रही है। 20,000 रुपए की अंडरटेकिंग और 20,000 रुपए के पीबी पे वो रिहा हुआ है। एक तरीके से ये माना अगर कहा जाए तो कोई बुरा नहीं होगा कि पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। माना जाए पुलिस की गिरफ्तारी अवैध थी? बिल्कुल अवैध थी। नहीं, वो तो माननीय न्यायालय ने अवैध घोषित कर दी, रिमांड रिफ्यूज कर दिया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने एक मामले में पटना की एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद फिलहाल वे जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। उन्हें गर्दनीबाग थाना से जुड़े 1995 के कथित धोखाधड़ी कर मकान किराए पर लेने वाले मामले में राहत मिली है, जबकि पुलिस ने उन्हें सरकारी कार्य में बाधा डालने के 2 नए मामलों में रिमांड पर ले लिया है। पप्पू यादव को 7 फरवरी को दिल्ली से पटना पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया था और बाद में इलाज के लिए आईजीआईएमएस तथा फिर पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। उनके वकील शिवनंदन भारती ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुराने मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी, जबकि पप्पू यादव ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। अब कोतवाली थाना के 3 मामलों में जमानत मिलने के बाद ही उनकी रिहाई संभव होगी।
दानापुर के भुसौला इलाके में नीट छात्रा की मौत का मामला अब सीबीआई को सौंप दिया गया है और एजेंसी ने जांच अपने हाथ में ले ली है। इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि एनडीए सरकार पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ जांच कर रही है। पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर हाल में कानून का राज स्थापित रहेगा और कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सहरसा की मेयर से जुड़े कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि गड़बड़ी में शामिल जनप्रतिनिधि हो या पदाधिकारी कोई नहीं बचेगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। जल्द नतीजे आने की उम्मीद भी है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोग अपराध का सिंडिकेट चलाते हैं और छात्रा की मौत के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए शव ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रोककर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एनडीए की सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ और जिम्मेवारी के साथ जांच करा रही है। इंसाफ मिलेगा, जो दोषी होंगे साबित होगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। कानून का राज हर हाल में स्थापित होगा। लॉ एंड ऑर्डर में जो कानून तोड़ रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई हो रही है और ये लोगों के मन में विश्वास भी है कि कानून का राज हर हाल में स्थापित होगा। देखिए, पीड़ित परिवार से हमारे उप मुख्यमंत्री जाकर मिले थे। उनके परिवार की भी इच्छा थी और कई तरह से मीडिया में भी बयान आता था कि ये केस को सीबीआई को अनुशंसा करनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको सीबीआई को अनुशंसा की है। सीबीआई ने उसको एक्सेप्ट किया है और उसका रजिस्टर्ड भी उस केस का हो गया है। अब सीबीआई को जांच सौंप दी गई है तो सीबीआई जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करेगी। आजी राबड़ी भी बोल रही कि मुख्यमंत्री जी चुपचाप रहते हैं, कुछ बोल नहीं रहे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, महिलाओं की स्थिति राज्य में खराब है, जबकि सीबीआई इस तरह के मामले को ले रही है। जो परिवार, जो पार्टी जंगल राज की जनक रही है, उसके मुंह से ऐसी बातें शोभा देती है। कोर्ट ने उनके शासन सत्ता में कहा कि जंगल राज, और जंगल राज का जनक, और पुनः अभी हाल फिलहाल में नौकरी के बदले जमीन मामले में भी कहा कि ये पूरा परिवार आपराधिक सिंडिकेट चला रहा है राजनीति में। इसके बाद कुछ बोलने के लिए बच जाता है इन लोगों के लिए। ये लोग ऐसी बात करें, इनके मुंह से शोभा देती है। अंबाला में कथित तौर पर नशे में धुत पुलिस अधिकारी की कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे 25 वर्षीय महिला निकिता की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिवार ने अस्पताल में जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। सिविक अस्पताल के डॉक्टर डीडी पांडे ने बताया कि निकिता का शव अस्पताल लाया गया और शव गृह में शिफ्ट कर दिया गया। एसएचओ धर्मवीर सिंह के अनुसार पुलिस जवान अमित अपनी कार चला रहा था जब ई रिक्शा से टकराया, जिससे ई रिक्शा का बैलेंस बिगड़ गया और निकिता गिर गई। उसके ऊपर से कार गुजर गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी पुलिस अधिकारी को रात में गिरफ्तार कर लिया गया है और एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मेडिकल रिपोर्ट में पाया गया कि आरोपी ने शराब पी रखी थी। अंबाला में कथित तौर पर नशे में धुत पुलिस अधिकारी द्वारा ई रिक्शा को टक्कर मारने से महिला की मौत हो गई। मृतक के परिवार ने अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग शामिल हुए, साथ ही जमकर विरोध जताया। एक फीमेल लड़की है 25 साल की, उसकी बॉडी हमने मॉर्चरी शिफ्ट करा दी। क्या नाम है? निकिता नाम है, डॉटर ऑफ यशपाल। कोई जानकारी मिल पाई है इस केस में? नहीं, बाकी पुलिस कार्रवाई चल रही है अभी। परिजनों में हाँ हंगामा हुआ है थोड़ा। एक हर्ष बजाज और उसकी सिस्टर निकिता, ये गुड़गांव में नौकरी करते हैं एमएक्स कंपनी में। तो वहाँ से बस द्वारा आए थे और यहाँ से अपने घर जाने के लिए ई रिक्शा पे जा रहे थे। और जब करीब ये रात को 9:15 बजे जीआरपी थाना से थोड़ा आगे पहुँचे तो हमारा एक पुलिस का जवान था अमित, वो अपनी कार में आ रहा था। तो कार की टक्कर जब ई रिक्शा में लगी तो ई रिक्शा का बैलेंस बिगड़ गया और लड़की थी इसके अंदर, वो नीचे गिर गई। तो कार कंट्रोल ना होते होते तो उसके ऊपर से गुजर गई और उसकी कार जाके ग्रिल में लगी,
फिर वो राहगीरों की इमदाद से हमारी पुलिस भी पहुंच गई थी, तो उसको सिविल अस्पताल अम्बाड़ा शहर में दाखिल कराया इलाज के लिए। तो डॉक्टर साहब ने उनको चेक करके मृत घोषित कर दिया था। तो हमने रात ही उनके ब्रदर के बयान पर पर्चा दर्ज करके और अपना FIR दर्ज करके और उसको अरेस्ट कर लिया है, अमित को। और उसका हमने मेडिकल भी कराया है और उसका सैंपल ले लिया। सैंपल हम लेबोरेटरी में भेजेंगे और डॉक्टर साहब ने उसके मेडिकल में भी अल्कोहल लिखा है। और जो भी नियमित कार्रवाई बनती है वो हम इसकी शीघ्र करेंगे और परिजनों को न्याय दिलवाएंगे। FIR किन धाराओं में तय की गई? एक्सीडेंट की जो धारे बनती है और दोस्त ने शराब प्रयोग कर दी। जिस तरीके से शराब पी रखी थी तो नए कानून के हिसाब से क्या कुछ? नए BNS में ही हमने FIR दर्ज की है जी। रामपुर में बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता फारूक अहमद खान के 11 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 1:30 बजे दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या किए जाने से अधिवक्ता समाज में भारी आक्रोश फैल गया है। घटना के विरोध में अमरोहा बार एसोसिएशन ने आपात बैठक कर कड़ी निंदा की और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी व सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। अधिवक्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी अमरोहा के माध्यम से भेजते हुए कहा कि प्रदेश में अधिवक्ताओं पर हमले, लूट और हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे असुरक्षा माहौल है और सुरक्षा के प्रभावी इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। ज्ञापन में मृतक के परिजनों को 1.5 करोड़ रुपए मुआवजे और एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम जल्द लागू करने तथा कचहरी परिसर में कड़ी सुरक्षा व हथियारों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की गई है। चेतावनी दी गई है कि मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश स्तर पर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। रामपुर में हमारे अधिवक्ता महोदय की एक दिन दहाड़े हत्या हो गई है और हत्या एक अधिवक्ता की हुई है। उसकी बैंड वो व्यक्ति अपना ड्रेस में था और वो ये हत्या की है एक सरकारी कर्मी है। ये दर्शाता है कि सरकारी कर्मियों को भय खत्म हो गया है और जो ऐसे सरकारी कर्मी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जांच करके उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग लाइसेंसी हथियार लेकर अपने कार्यालयों में आते हैं, ऐसे तो वो कल DM साहब को भी गोली मार सकता है, ऐसे तो कल वो अपने CDO साहब को भी गोली मार सकता है, अपने जिला पंचायत अधिकारी को भी गोली मार सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। सर, जो एक हसनपुर का मामला चल रहा है उस पर क्या है? कल उस मामले का पटाक्षेप हो गया है। दोनों पक्षों ने बैठकर हम लोगों ने उनका कंप्रोमाइज करा दिया। हम उत्तर प्रदेश में आगे हापुड़ और गाजियाबाद नहीं बनने देंगे। हम लोग चाहते हैं हम सब पुलिस, वकील और जुडिशरी, ये तीनों न्याय व्यवस्था के एक अंग है, तीनों को मिलकर ही काम करना होता है। यदि कोई एक व्यक्ति गलती करता है तो उसके लिए सारे समाज को दंड भुगतने का कोई उनका औचित्य नहीं बनता। इसलिए इस मामले को हमने पूरी तरह खत्म करा दिया है और विवेचक महोदय CO साहब ने ये आश्वासन दिया, उनके उच्च अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया है कि हमारे अधिवक्ता के खिलाफ जो मुकदमा कायम हुआ है वो एक्सपंज कर दिया जाएगा। सूरत के ऊन इलाके में श्वान के हमले ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। नूर रेजिडेंसी में खेल रही 2 साल की मासूम आयत पर 3 आवारा श्वान ने हमला किया, जिसमें एक श्वान ने उसे गंभीर रूप से काट लिया। घटना का पूरा दृश्य CCTV कैमरे में कैद हुआ है और घबराए परिजनों ने बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे एंटी रेबीज इंजेक्शन देकर इलाज शुरू किया गया। बच्ची की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है और सूरत महानगर पालिका पिछले 3 साल में कई करोड़ रुपए खर्च कर आवारा श्वान की संख्या नियंत्रित करने, टीकाकरण और नसबंदी कराने का प्रयास कर चुकी है। इसके बावजूद शहर में श्वान के हमले लगातार बढ़ रहे हैं और इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सूरत की टीना रांका ने ग्रैमी 2026 में भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन किया। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संगीत समारोह ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में सूरत की फैशन डिजाइनर टीना रांका ने भारतीय आध्यात्मिकता और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय रेड कार्पेट तक पहुंचाया। ग्रैमी के लिए नामांकित गायिका आरती खेतरपाल ने टीना रांका द्वारा डिजाइन किया गया दिव्य कोट्योर कलेक्शन पहनकर वॉक किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, वृंदावन और द्वारका नगरी की भव्यता को खूबसूरती से दर्शाया गया है। इस परिधान का आकर्षण था कि 12 किलो वजन की पीतल साड़ी, जिसे तैयार करने में कारीगरों ने लगभग 1800 घंटे खर्च किए हैं। लाल ब्लाउज के साथ इस कड़ी का संयोजन प्रेम और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना गया। परिधान के साथ पहने गए आभूषण भी भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाते थे।
जैसे सुदर्शन चक्र से प्रेरित कंगन, राधा रानी के चरण चिन्ह, कमल, मोर, गाय और बांसुरी हार की डिजाइन भगवान श्री कृष्ण के रथ से प्रेरित थी। टीना रंका इससे पहले कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2025 में भी अपनी अनोखी डिजाइन से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुकी हैं। उनका उद्देश्य भारतीय आध्यात्मिक विरासत को आधुनिक फैशन के माध्यम से विश्व स्तर पर प्रस्तुत करना है। ग्रैमी 2026 में भारत की संस्कृति द्वारा द्वारका की कला को मिला यह सम्मान पूरे देश के लिए गौरव का विषय बन गया है। उससे ही समझ जाएंगे कि उसके नेम से ही समझ जाएंगे कि इट इज़ ऑल अबाउट कुंभ या कहना और जो हमारा रिलीजन है उसके बारे में। तो जब आरती जी का मेरे पास फ़ोन आया था तो मुझे पता था कि मुझे कान्हा को, मुझे वृंदावन को, मुझे द्वारका को, क्योंकि मैं आज गुजरात में बैठी हूँ तो द्वारकाधीश को मुझे वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो द्वारका जो सोने की नगरी है उसको मैं कैसे करूँगी, कान्हा के कौन कौन से एलिमेंट्स है जो बहुत सुंदरता से मैं ग्लोबली प्रेजेंट कर सकती हूँ। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, चैलेंजेस नहीं बोलूँगी बट बहुत सारे थॉट प्रोसेस थे। तो उसमें से मेरे को कुछ सेलेक्ट करना वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। लेकिन मैं शुरुआत करूँगी साड़ी से। हमने एक साड़ी और एक ब्लाउज़ बनाया जो बहुत ही सुंदर बन के निकला। द्वारकाधीश की जो द्वारिका है उसको हमको रिप्रेजेंट करना था, इसलिए हमने मेटल का साड़ी बनाया जो करीब करीब 12 किलो की साड़ी है, सो दैट वो गोल्ड वाला एक इफेक्ट या एक इम्प्रेशन दे सके। महाशिवरात्रि मेले के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिगंबर साधुओं के दर्शन के लिए उमड़ रही है। मेले में एक दिगंबर साधु कांटेदार आसन पर बैठकर कठोर तपस्या करते हुए नजर आ रहे हैं, जो भक्तों और दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दूर दराज से आए श्रद्धालु उनके दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं और इस अद्भुत साधना को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह साधु पिछले कई वर्षों से महाशिवरात्रि मेले में आकर इसी प्रकार तपस्या करते हैं, जिससे मेले की आध्यात्मिकता और आभा भी बढ़ जाती है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार। We'll be right back.